हेलो एवरीवन, वेलकम टू भोपाल एकेडमी। मैं हूं आपकी मेंटर निकिता जैन और मैं आपको पढ़ाने वाली हूं इस बार एडीए मतलब एडीए की प्रिपरेशन के लिए पढ़ाने वाली हूं। और यहाँ पे लेक्चर 2 में हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत जनरल और बेसिक टॉपिक जो हमें लगता है कि प्रोबेबिलिटी क्या 100% या ले लेती हूँ 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये टॉपिक तो आएगा ही आएगा। वो है हमारा सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, उससे पहले मैं आपको बता दूं, और आपको बैकग्राउंड में पिक्चर बहुत अच्छे से क्लियर दिख रही होगी कि बैच स्टार्ट हो चुका है। 12 जनवरी कल हो चुकी है और हमने बैच स्टार्ट कर दिया है। और ये अर्ली बर्ड ऑफर आप लोगों के लिए अभी भी है ना, तो आप लोग एनरोल कर सकते हैं अपने आप को, है ना। एडमिशन ओपन है, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दिख रही है। एंड प्राइस पे ध्यान दीजिए, प्राइस पे ध्यान दीजिए। ये 11 महीने का कोर्स है आपका, है ना। जनवरी से लेकर नवंबर तक अपन को पूरा डिटेल में कोर्स पढ़ना है। एंड ऑफर प्राइस अभी आपके सामने दिख रहा है 4500, इतने में आपको अभी मिल रहा है। ये अर्ली बर्ड ऑफर है, इसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। तो जल्द से जल्द अपना एडमिशन कराइए, एनरोल हो जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि आप सभी लेक्चर्स का फायदा उठा पाएं। रिकॉर्डेड लाइव वीडियोस हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, आपको पूरे बुकलेट्स पीडीएफ सारे इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सब कुछ आपको दी जाएगी। प्लस नोट्स जो हैं वो भी बहुत शानदार आपको दिए जाएंगे। तो ये अर्ली बर्ड ऑफर के लिए ही ये प्राइस है। तो जल्दी से आप लोग अपने आप को एनरोल कीजिए और बाकी के लेक्चर्स के लिए भी जल्दी से लाइव क्लासेस में आना है आपको, तो बिल्कुल ये चांस मिस मत कीजिए। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, है ना, बिल्कुल आज अपन स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर जो कि अपना है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात करेंगे। एंड थर्ड लेक्चर में हम स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, एमपी को फोकस करते हुए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें आपके सामने पहली स्कीम आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आपके सामने ये स्कीम दिख रही है आपको, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। थोड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये सेंट्रली फंडेड इनिशिएटिव, अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। कब इंट्रोड्यूस किया था, अपन को ईयर याद रखना है, ईयर सबसे ज्यादा मेन रहता है इसमें। तो ईयर अगर अपन याद रखें तो 2019 दिया है, यहाँ पे हाईलाइटेड है। 2019 में ये स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था टू प्रोवाइड डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स अक्रॉस इंडिया। तो पीएम किसान एक केंद्र द्वारा योजना है जिसे 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है। और कितना 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 सपोर्ट दे रहे हैं ये, तो 6000 रुपए देते हैं साल भर में, है ना। साल भर में 6000 इनके खाते में आता है और 3 किश्तों में आता है ना। तो 3 बार में 3 किश्तों में ये पूरे 6000 रुपए स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के खाते में दिए जाते हैं इस स्कीम के अंडर, ठीक है। तो ये पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, क्या याद करने की बात है यहाँ पे, 2019 ईयर याद रखना है अपन को। और दूसरी चीज जो याद रखनी है वो आपके नेक्स्ट स्लाइड में आ रही है कि मॉनेटरी बेनिफिट कितना दे रहे हैं, 6000 रुपए का दे रहे हैं। तो यहाँ पे 6000 पर एनम, साल भर में 6000 रुपए दे रहे हैं। ट्रांसफर 3 इक्वल 4 मंथली इंस्टॉलमेंट्स, है ना। तो 3 बार में इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं यहाँ पे, इक्वल 4 मंथ के गैप में 3 इंस्टॉलमेंट इनको दी जाती है डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द एलिजिबल फार्मिंग हाउसहोल्ड्स थ्रू द डीबीटी सिस्टम। तो डायरेक्टली किसान, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जो छोटे जो किसान है अपने, है ना, छोटे और मध्यम वाले जो किसान हैं, उनके डायरेक्टली उनके खाते में ये अमाउंट आ जाता है। तो ये है आपकी फर्स्ट स्कीम जो कि है पीएम किसान, ठीक है। चलिए, तो आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। पीएम किसान के नाम से, अच्छा, एग्जाम में डायरेक्टली ये भी नहीं है कि आपको फुल फॉर्म पूरा देंगे, है ना। तो ये भी दिया जा सकता है और इसको इलैबोरेट करने का भी आपको बोल सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ये भी याद करने की जरूरत है कि पीएम किसान दिया है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसका फुल फॉर्म है।
चलिए नेक्स्ट स्कीम को देखते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, PMFBY। तो PMFBY, अब आपको इसको इलैबोरेट करना है तो क्या हो गया हमारा, प्रधानमंत्री, पीएम तो हमें सबको पता है, पीएम तो बहुत आराम से हम बोल पाएंगे, प्रधानमंत्री है हमारे, है ना, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा, अब पीएम प्राइम मिनिस्टर मत कर देना, प्रधानमंत्री करेंगे हिंदी वाला, तो प्रधानमंत्री फसल, एफ से आ जाएगा फसल, बी फॉर बीमा, योजना, वाई फॉर योजना। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था, इसको 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ईयर याद करना, मैंने अभी आपको बताया, बार बार मैं बोल रही हूँ कि ईयर याद करना है हमें, 2016 में, 2019 पहला था, 2000 इसका सम्मान निधि का 2019 है, इसका क्या है 2016 है ना। तो फसल बीमा योजना, हमें नाम से ही कुछ चीजें पता चल रही हैं कि जब फसल खराब हो जाए, है ना, बार बार मैं रिपीटेडली अपने वीडियोस में, और आपको बार बार मुझसे सुनने में आएगा जो रीसेंट अपडेट्स रहते हैं, जैसे कि अभी अपन ने पंजाब का सुना था, फ्लड आया था, तो उनकी फसल पूरी की तरह पूरी खराब हो गई, तो अब क्या मिलेगा उनको, बीमा मिलेगा, तो फसल बीमा, है ना। तो उसमें क्या मिल रहा है, इज अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस मिल रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है डिजाइन टू सेफगार्ड फार्मर्स अगेंस्ट अनफोर्सीन नेचुरल कैलामिटीज। तो मैंने पंजाब की बात इसलिए की क्योंकि वहां पे फ्लड आया था, तो फ्लड क्या है, एक नेचुरल कैलामिटी है। तो यहाँ पे नेचुरल कैलामिटी, जब कोई भी नेचुरल कैलामिटी होती है और उसके कारण अगर किसी भी किसान की फसल खराब हो रही है, तो उसको वहां पे फसल बीमा मिलेगा, क्रॉप इंश्योरेंस उसको दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। तो यहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, नेचुरल कैलामिटीज थ्रू आउट द क्रॉप साइकिल, मतलब प्री सोइंग से पोस्ट हार्वेस्ट तक का क्रॉप इंश्योरेंस उसको दिया जाएगा। तो 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक व्यापक फसल बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक की पूरी फसल अवधि में अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, तो ये स्कीम ये कहती है कि क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा किसान भाइयों को जब भी कोई भी नेचुरल कैलामिटी, है ना, प्राकृतिक, जो भी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी उससे अगर उनकी फसल खराब होती है तो उनको क्रॉप इंश्योरेंस दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, नमो ड्रोन दीदी। ये तो अभी रिसेंटली बहुत ड्रोन का ट्रेडिशन आ गया है ना, सब फोटोग्राफी ड्रोन से हो रही है, तो भाई हमारे किसानों को क्यों पीछा छोड़ा जाए, है ना। अब किसान पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, अब तो दीदी, किसान दीदी, मतलब जो महिलाएं हैं, है ना, वहाँ पे गांव की महिलाएं हैं जो खेती कर रही हैं, तो वहाँ पे उनको, है ना, आगे लेकर आ रहे हैं कि अब भाई अब आप भी ड्रोन उड़ा सकती हो। तो ड्रोन उड़ाना है तो ड्रोन उड़ाना है, फोटोग्राफी के लिए ड्रोन नहीं उड़ाना है कि अपने खेत की फोटो खींच लो और ऐसे करके, नहीं भाई, क्या करना है यहाँ पे, ड्रोन के हेल्प के मदद से, है ना, ड्रोन से आजकल क्या हो रहा है, फर्टिगेशन हो रहा है। फर्टिगेशन का मतलब फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स जो भी हमको छिड़कने हैं अपनी फसल में, वो ड्रोन की हेल्प से छिड़के जाएंगे पूरे खेत में। तो वो कहती है नमो ड्रोन दीदी, रिसेंटली अप्रूव 2024-25 या 2025-26 तक का है, एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टू इक्विप विमेन एसएचजीज विथ एग्रीकल्चर ड्रोन। अब यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फोकस किया जा रहा है ना, स्वयं सहायता समूह को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। उसमें जो ग्रुप, महिलाएं का ग्रुप होता है, उनको ड्रोन चलाना, उनको ड्रोन ट्रेनिंग देना कि कैसे आपको ड्रोन चलाना है, कैसे आपको इसमें फर्टिलाइजर छिड़कने हैं, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है स्कीम के अंदर। तो हाल ही में 2024-25 से 25-26 तक इसे केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि ड्रोन उपलब्ध कराना है। तो जो भी गांव में एसएचजीज में होंगे तो वहां एसएचजीज में ड्रोन प्रोवाइड किया जाएगा, उन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो ड्रोन उड़ा सके। चलिए, 15,000 एसएचजी, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 15,000 एसएचजीज विल बी प्रोवाइडेड ड्रोन्स enabling them to offer rental service to farmers for fertilizer and pesticide applications। अब चलो दो बात कर दी गई यहाँ पे, एक तो है कि खुद ही ड्रोन चला ले, या दूसरी बात की गई है कि आप, है ना, रेंटल सर्विस प्रोवाइड करो। जो भी किसान भाई होंगे, आपके गांव के किसान भाई होंगे, आपको तो ड्रोन हमने दे दिया है, अब इनको
रेंट करो, रेंट करोगे तो आपके पास भी आय आती रहेगी और किसानों का भी काम होता जाएगा। तो 15,000 एसएचजीस को ड्रोन दे दिए गए हैं और उस ड्रोन से ये क्या कर सकती हैं कि या तो खुद सीख ले कि कैसे फर्टिलाइजर डालना है, या तो क्या करे कि रेंट किसान भाइयों को रेंट कर दें कि भैया ये ले जाओ ड्रोन और है ना इतना चार्ज मुझे दे दो और अपना खेत में पूरा फर्टिलाइजर छिड़क दो और वापस कर दो, है ना। तो ऑफर रेंटल सर्विस। स्वयं सहायता समूह को ड्रोन दिए जाएंगे ताकि वे किसानों को उर्वरक और कीटनाशक छिड़काव जैसी सेवाएं किराए पर प्रदान कर सकें। तो किराए वाला काम है जिससे उनका एक आमदनी भी होती रहेगी। तो ये है हमारी नमो ड्रोन दीदी वाली स्कीम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्कीम पे आ जाते हैं। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन SMAE, part of NMAET, focus on technology dissemination, extension models, group based learning, gender focused initiatives and market driven टेक्नोलॉजीज। तो SMAE एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए ये टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं ताकि अब जो किसान हैं वो पुरानी खेती जो करते थे ट्रेडिशनल मेथड पे नहीं रहे, अब कुछ नया इनोवेटिव भी वो करना चाहें तो टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन हो जाए, एक्सटेंशन मॉडल्स हो जाए, ग्रुप बेस्ड लर्निंग मतलब ग्रुप में पूरी ट्रेनिंग्स देंगे, जेंडर फोकस इनिशिएटिव्स मतलब जेंडर फोकस्ड होगा तो महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पे लर्निंग टेक्निक्स में, और मार्केट ड्रिवन टेक्नोलॉजीज, है ना। तो उद्देश्य तकनीक का प्रसार मॉडल, समूह आधारित शिक्षण, महिलाओं केंद्रित पहल और बाजार आधारित तकनीकों को बढ़ावा देना है। ये है आपकी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की स्कीम। थोड़ा सा इसके बारे में और जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो अब आपको देख रहा होगा नेक्स्ट लाइन पे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी की बात की गई है, आत्मा के बारे में। तो ये कौन कर रहा है, ये स्कीम को ऑपरेट करने वाला कौन है, कौन सी बॉडी है, तो यहाँ पे आत्मा है। तो आत्मा वो वाली आत्मा नहीं है, ये अलग वाली आत्मा है, ये एग्रीकल्चर वाली आत्मा है जिसका मतलब है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। ठीक है, तो ये जो है ये ऑपरेट कर रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर पार्टिसिपेटरी एक्सटेंशन रिफॉर्म्स, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो अपने किसान भाई हैं वो पार्टिसिपेट करें, है ना। अब आत्मा में आपने ये देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित भी कर रही है कि कुछ आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाओ, वैल्यू एडिशन करो गांव-गांव में, और इनको ना एग्जीबिशंस वाले प्लेटफॉर्म्स देती है जहाँ पे ये खुद जाके डिस्प्ले कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स और मार्केट अपना खुद सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्केट की भी बात की है, मार्केट ड्रिवन टेक्नोलॉजीज को लाया जा रहा है। ठीक है, तो SMAE पार्ट ऑफ NMAET। ठीक है, NMAET के बारे में हम अगर बात करें तो यहाँ पे उसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कर रहे हैं हम, एक्सटेंड कर रहे हैं उसको, है ना, सिर्फ खेती तक नहीं सीमित रख रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाली चीजें इसमें आ जाएंगी। तो ये आपकी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाली स्कीम है। याद करने वाले पॉइंट्स यहाँ पे ये हैं कि हमें इसमें ये याद करना है कि ये किस पे फोकस कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहा है, ग्रुप बेस्ड लर्निंग पे फोकस कर रहा है, जेंडर फोकस पे करना और मार्केट ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पे कर रहा है ना। तो एमसीक्यू में आपके 4 ऑप्शंस भी आ सकते हैं या इंटीग्रेटेड करके भी ऑप्शंस पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे हमें याद करना है। और दूसरी चीज याद करने वाली पॉइंट यहाँ पे आत्मा की है। ठीक है, कौन इसको ऑपरेट करता है स्कीम को, तो यहाँ पे एक बॉडी है आत्मा और इसका फुल फॉर्म आपके सामने ही है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस स्कीम को रेगुलेट करती है। तो ये स्कीम आपकी सब मिशन वाली कंप्लीट होती है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट आ रही है दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। हाँ जी, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार कुछ एग्रीकल्चर एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछी गई है, तो इसको देख लेते हैं। लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रामीण विकास से हो रहा है, यहाँ पे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित यह योजना खेती आधारित और गैर खेती गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ रूरल लाइवलीहुड को, है ना, तो जो अपने गांव है, रूरल ग्रामीण क्षेत्र है,
तो उसमें सुधार कैसे लेकर आ रहा है, सिर्फ फार्म एक्टिविटीज को फोकस नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कि भाई नॉन फार्म एक्टिविटीज से भी हमें क्या करना है, ग्रामीण विकास करना है। तो led by Ministry of Rural Development, it improves rural livelihoods through farm-based and non-farm-based activities. तो सिर्फ फार्मिंग एक्टिविटीज से ही हमें अपना ग्रामीण विकास नहीं करना है, कोई नॉन फार्मिंग है ना, ये देखिए गैर खेती वाली भी अगर कोई गतिविधियां हैं तो उससे भी अगर ग्रामीण विकास हो रहा है तो ये सारी स्कीम्स वहाँ पे कराई जाएंगी। कुछ स्किल्स ट्रेनिंग कराई जाती हैं, अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पे गांव के लोगों को, ग्रामीण के लोगों को, ताकि वो क्या करें, एक अपना इनकम सोर्स जनरेट कर सके, उनको कहीं ना कहीं से ही कुछ ना कुछ आय उनकी आने लगे। तो ये स्कीम ये स्कीम के अंडर ये सारी जो फंक्शंस हैं यहाँ पे, जो एक्टिविटीज हैं वो की जाती हैं। सो दीन दयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ओके, देखिए इसके बारे में ये यहाँ पे डिटेल में दिया है कि ऑन फार्म इनिशिएटिव्स क्या है, एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस। अब दोनों चीज बता दी उनने कि फार्मिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या कराया जाएगा और नॉन फार्मिंग से क्या कराया जाएगा। तो फार्म एक्टिविटीज इनिशिएटिव्स देखिए एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस है ना, तो एग्रीकल्चर से जो इकोसिस्टम हमारा बैलेंस रहे सब हो, तो एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी है ना। यहाँ पे दिया गया है कृषि पर्यावरणीय प्रथाएं, देन इम्प्रूव लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, एनटीएफ कलेक्शन, बेहतर पशुपालन, लाइफ स्टॉक मैंने कहा था पशुपालन की बात की जाएगी, एंड लघु वनोपज संग्रह, तो एनटीपी कलेक्शन भी इसमें कराया जाएगा। तो ये ऑन फार्म इनिशिएटिव्स है। ऑफ फार्म इनिशिएटिव्स क्या हो जाएगा, रिविटलाइजिंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड प्रमोटिंग रूरल एंटरप्राइजेस, ठीक है, पारंपरिक व्यवसायों का पुनर्जीवन करना और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देना। तो कुछ शॉप्स वगैरह खुलवाना है ना, तो फार्मिंग से रिलेटेड नहीं, कोई किराना शॉप खुलवा दी या कोई ऐसी एक्टिविटी करा दी जिससे उनकी आय आने लगे और एक ग्रामीण विकास होते रहे, तो यहाँ पे ये एक्टिविटीज कराई जाएंगी। तो ऑन फार्म और ऑफ फार्म, यहाँ पे याद करने वाली जो चीज है वो ये है कि ऑन फार्म भी है और ऑफ फार्म भी इसमें मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे सिर्फ दुकान खुलवाना ये सब नहीं है, आप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में आपका सब आ जाता है। आपका अभी गांव में अपन देखते हैं कि हैंडीक्राफ्ट्स वाला चीज कितना आ चुका है ना, बैम्बू की बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बना रहे हैं, मूर्तियां बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, तो ये ऑफ फार्म एक्टिविटीज में आ जाएगी। और ऑन फार्म वाली तो पूरी फार्मिंग एक्टिविटीज पे फोकस किया जाएगा। तो ये स्कीम आपकी यहाँ पे ओवर होती है। कौन सी थी ये, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, NARLM। तो DAYNRLM, इसको याद करना है, शॉर्ट फॉर्म दे सकते हैं और आपको इलैबोरेट करने का पूछ सकते हैं MCQ में कि इसका फुल फॉर्म इनमें से क्या हो सकता है ना। तो अपन को याद रखना है पूरा फुल फॉर्म, ये ना दे के ये भी दे दे, तो आपको याद रखना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ये, ठीक है। तो दोनों वाइस वर्सा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा की बात करें, मनरेगा तो इंट्रोड्यूस्ड इन 2005 एज नरेगा है ना, तो पहले नरेगा बोलते थे इसको, पर नाउ कॉल्ड मनरेगा। इसे 2005 में NREGA है ना, NREGA के रूप में शुरू किया गया था, जिसे अब मनरेगा कहा जाता है। तो ये अगेन मनरेगा का अगर यहाँ पे याद करने वाला पॉइंट है तो 2005 है, 2005 में इसको लॉन्च किया गया था। और दूसरा पॉइंट याद करने का है कि प्रोवाइड्स 100 डेज ऑफ पेड मैनुअल लेबर एनुअली टू रूरल हाउसहोल्ड्स, या ग्रामीण परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का सशुल्क श्रम सुनिश्चित करती है। तो 100 डेज ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट देगा, मैनुअल लेबर देता है ये। 100 डेज बिल्कुल सिक्योर है कि 100 डेज में इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो पेड मैनुअल है ना, पेड मैनुअल लेबर मिलता है, तो इनको पे भी किया जाएगा उस 100 डेज में, तो ये मनरेगा कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद करने वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फुल फॉर्म है ना, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा गया है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉय गारंटी स्कीम। ईयर बता दिया मैंने आपको और 100 डेज आपको याद करने, तो इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है स्कीम के अंदर। चलिए, enhances livelihood security and supports asset creation like farm, ponds, wells, water structures, livestock shelters, fisheries infrastructure।
तो इसके अंदर और भी क्या क्या किया जाता है, तो इससे ग्रामीण आय सुरक्षा बढ़ती है और साथ ही परिसंपत्ति निर्माण, खेत, तालाब, कुएं, जल संरचनाएं, पशु आश्रय, मत्स्य पालन संरचनाएं को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो ये और भी एक्टिविटीज इसके अंदर आ रही है कि 100 डेज जो लेबर वर्क दे रहे हैं तो वो कहाँ कहाँ दे रहे हैं, तो कुछ सेक्टर्स ये भी होंगे कि ग्रामीण विकास में लगे रहेंगे, कि लाइवलीहुड सिक्योरिटी दे रहे, कैसे कैसे एसेट क्रिएशन कर रहे हैं, कि जैसे एसिड क्रिएशन जो गाँव में पॉन्ड्स होंगे, छोटे छोटे कुएं होंगे, वेल्स होंगे या वाटर स्ट्रक्चर्स होंगे, उनमें काम लगाना, या लाइफ स्टॉक पशुपालन में करवाना, है ना, पशुपालन शेल्टर्स, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाना। तो ये सब लेबर मतलब मैनुअल लेबर वर्क इनको दिया जाएगा 100 डेज, बिल्कुल गारंटी के साथ कि भैया 100 दिन आपको काम करना है और आपको 100 दिन की पेमेंट भी आपको मिलेगी। इससे क्या होगा, ग्रामीण भी जो उनका पूरा एरिया होगा वो उसका भी विकास होता रहेगा, और एक जो भी इसमें काम करना चाहेगा उसको 100 डेज का पेड मैनुअल वर्क भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी मनरेगा। ओके, नेक्स्ट है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, KVIC, फुल फॉर्म्स तो सबके ही याद करने हैं। ठीक है, तो KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। ठीक है, तो अब ये आप बहुत अच्छे से समझते होंगे, आजकल जो खादी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ना, तो प्रमोट्स खादी विलेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार हेतु खादी, ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है। तो मतलब अपना जो मेक इन इंडिया अपन प्रमोट कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या है कि गांधी जी वो जो चरखा, वो खादी जो से रिलेटेड थे, तो भाई आप अपना क्या करो, खुद है ना क्लोथ्स भी खुद बनाओ, हैंडीक्राफ्ट्स वाले आइटम्स भी खुद बनाओ, और क्या बोल रहा है ये विलेज इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अपना खुद का जो है स्वरोजगार, है ना, अपना खुद का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, खुद की चीजें बनाओ और खुद बेचो मार्केट में। तो इससे खादी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन फोकस ऑन एम्पावरिंग आर्टिसंस, बूस्टिंग रूरल एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू माइक्रो एंटरप्राइजेस। शिल्पकारों को सशक्त बनाने और सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने पर ध्यान देता है ना। तो क्या कह रहा है कि हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वही अभी आपको मैंने बताया था, हैंडीक्राफ्ट्स में पॉटरी है ना, क्ले पॉट्स हैं, या फिर मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी के आजकल मूर्तियां बन रही हैं, दिए बन रहे हैं। ठीक है, एक तो ये हुआ, आर्टिसंस खुद जो पेंटिंग्स बनाते हैं, ये सब हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप खुद बनाओ, उसके बाद मार्केट आपको आपके पास रेडी है, या फिर गवर्नमेंट हेल्प करेगी, या तो आप खुद बेचना स्टार्ट करो मार्केट में। पर वो क्या होगा कि किसी से लिया गया हुआ कोई सामान नहीं होगा, आपने वो खुद प्रिपेयर किया होगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद ही जनरेट करो, ये खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन बोलती है। तो ये स्कीम भी उनको दे दी गई है कि भैया आप बनाओ करो, और इसमें गवर्नमेंट की पूरी हेल्प रहती है कि कैसे उसका जो भी वो बना रहा है, जो भी वो प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाह रहा है, तो गवर्नमेंट उसकी हेल्प करेगी कैसे उसको सेल करना है। ठीक है, ओके। So encourages specialized practices like beekeeping, sericulture, silk farming to support economic growth। अभी देखिए, अभी एक पहलू पे बात हो रही थी कि हैंडीक्राफ्ट्स आइटम बनाना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, पर दूसरे पहलू में क्या बात की गई कि भाई विलेज है, ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, तो फार्मिंग एक्टिविटीज तो वहां पे हो ही रही हैं। तो जब फार्मिंग एक्टिविटीज हो रही हैं तो उसके उत्पाद जो जिसका अच्छा प्राइस मिल सकता है, तो उसको क्यों नहीं आप है ना मार्केट में ला रहे हो। जैसे कि बी कीपिंग बोला, मधुमक्खी पालन बोला यहाँ पे, तो मधुमक्खी पालन अगर आप करोगे तो आपको सबसे अच्छी चीज मिल रही है, शहद मिल रही है मधुमक्खी से, है ना। तो मधुमक्खी से जब शहद मिल रही है, रॉयल जेली मिलती है, अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बी कीपिंग के बारे में। तो रॉयल जेली भी जो है उसका कॉस्ट भी लाखों में होता है, एंड शहद भी अच्छा बिक रहा है, तो आप बी कीपिंग कर लो, उससे आपको एक शहद मिल जाएगा। नेक्स्ट उसकी बात करी सेरिकल्चर की, सेरिकल्चर भी आपको पता है सिल्क वर्म रेयरिंग, है ना, सिल्क जो बनता है, सिल्क कपड़ा जो बनता है, तो वो सेरिकल्चर से, सिल्क वर्म से बनेगा, है ना। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स को अपन सेरिकल्चर कहते हैं, उस प्रैक्टिसेस को, है ना। तो सिल्क की खेती कर लो आप, या तो फिर सिल्क फार्मिंग, वही सेम है ना। तो दोनों आप कर लो ताकि सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी होती रहे, अच्छी आय आपको मिलती रहे। सिल्क का भी अपन को पता है, सिल्क साड़ीज कितनी महंगी होती है, सिल्क का कपड़ा कितना महंगा होता है। तो ये एक्टिविटीज आप करोगे तो आपकी आय भी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो ये स्कीम खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंडर ये सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, मिस,
मिस आ गई है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। यहाँ पे मिस का जो एलैबोरेशन है वो है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो यहाँ पे आ रहा है प्रोवाइड सब्सिडाइज शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स टू फार्मर्स engaged in crop cultivation, livestock rearing, dairy farming and fisheries। तो यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, शॉर्ट टर्म का लोन दिया जा रहा है। सब्सिडाइज्ड वर्ड याद रखिएगा। फसल उत्पादन किस किस चीज में, फसल उत्पादन में, पशुपालन में, डेयरी में, मत्स्य पालन करने वाले किसानों को सब्सिडी युक्त अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। तो यहाँ पे सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड किया जा रहा है फार्मर को, जो कि क्रॉप कल्टीवेशन भी कर रहे हैं या पशु लाइव स्टॉक कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, या फिश फार्मिंग कर रहे हैं, या डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, कोई भी ऐसे प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो उनको सब्सिडाइज शॉर्ट टर्म लोन यहाँ पे दिया जाएगा। अब क्या है वो, फार्मर्स कैन अवेल लोन्स अप टू 3 लाख एट 7% इंटरेस्ट पर एनम। तो यहाँ पे उन्होंने लोन का भी बता दिया और इंटरेस्ट के बारे में भी बता दिया, जो हमारे लिए काम का है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो फार्मर्स कैन अवेल लोन्स अप टू 3 लाख तक का लोन ले सकते हैं। कितने इंटरेस्ट पे, 7% इंटरेस्ट पे ले सकते हैं। तो 3 लाख का लोन लेना है 7% इंटरेस्ट पे पर एनम विद एन एडिशनल 3% रिबेट फॉर टाइमली रिपेमेंट। अब एक और बात कही यहाँ पे कि किसान 3 लाख तक का ऋण 7% वार्षिक ब्याज दर पर ले सकते हैं। यहाँ तक की बात तो क्लियर थी, पर समय पर चुकाने पर 3% अतिरिक्त छूट मिलती है। तो समय पर अगर चुका दिया तो 3% की छूट भी मिल रही है यहाँ पे, जिससे ब्याज दर घटकर 4% रह जाती है। जिससे क्या हो जाएगा, जो ब्याज दर है वो घटकर कैसा हो जाएगा, 4% ही रह जाएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है याद करने पे, किस स्कीम में, मिस स्कीम में, और मिस स्कीम है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ठीक है, तो 3 बात याद करने की है यहाँ पे। एक तो सब्सिडाइज शॉर्ट टर्म, तो शॉर्ट टर्म लोन की बात की गई। तो शॉर्ट टर्म लोन दिया जा रहा है, तो कितना दिया जा रहा है, 3 लाख 7% पे, और अगर सही टाइम पे उसको दिया गया तो कितना हो जाएगा, 3% की छूट मिल जाएगी। तो ये 3 बात याद करने की है इस स्कीम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो चली रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF है ना, कृषि अवसंरचना कोष, लॉन्च अंडर आत्मनिर्भर भारत टू ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स एंड एनकरेज इन्वेस्टमेंट। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि अवसंरचना की खाई को पाटने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। प्रोवाइड्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स सपोर्टेड बाय इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी अगर कोई किसान सिर्फ खेती कर रहा है, खेती पे ये नहीं है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पर अगर वो खेती कर रहा है जैसे आलू टमाटर कोई भी, तो उसने एक स्टोरेज हाउस बना लिया उसको स्टोर करने के लिए, है ना, या तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए कुछ वैल्यू एडिशन वो करना चाह रहा है, तो उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसके लिए, तो उसके लिए उसको ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मिल जाएगा। तो मेनली ये फोकस किस पे कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पे कर रहे हैं। अब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में उसने मान लीजिए कि गेहूं के लिए साइलोज बना दिए, या फिर अगर हम बात करें ये जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं, तो उसने कोल्ड स्टोरेज बना दिया या एक बड़ा गोदाउन भी बना दिया, तो उसको क्या दिया जाएगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जाएगा। इसमें भी वो क्या कह रहे हैं कि क्या किया जाएगा उसमें कि इंटरेस्ट सबवेंशन एंड क्रेडिट गारंटी के साथ दिया जाएगा। तो फसल कटाई के बाद प्रबंधन और सामुदायिक खेती परिसंपत्तियों को के लिए मध्यम से दीर्घकालिक ऋण वित्त उपलब्ध कराता है, जिससे ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी से समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। कब, जब वो कोई पोस्ट हार्वेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, तब ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड उसको मिलेगा। तो मैंने अभी बताया क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, गोडाउन्स हो सकते हैं, साइलोज हो सकते हैं, या कोल्ड स्टोरेजेस भी हो सकते हैं। तो अगर वो प्रोसेसिंग या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना रहा है, तो उसको एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं FPOs। ये तो अब बहुत लोग जानते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, है ना।
तो इंट्रोड्यूस एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम 2020 में इसको लाया गया था टू स्ट्रेंथन एफपीओज। ओके, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये टू स्ट्रेंथन एफपीओज, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए, ठीक है। 2020 में केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया ताकि एफपीओज को मजबूत किया जा सके, ठीक है। फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी स्कीम के बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके? इम्प्रूव फार्मर्स रिसाइलेंस, मार्केट एक्सेस, रूरल जॉब्स, रूरल इकोनॉमी एंड डबल एक्सपोर्ट्स बाय 2022। तो ये छोटे छोटे एफपीओज बनाए गए जिसमें है ना बहुत सारे किसान जुड़े रहते हैं एफपीओज में। तो और उन एफपीओ का काम क्या रहता है कि किसानों को आर्थिक स्थिरता बढ़ाना, किसानों की आर्थिक स्थिरता बढ़ाना मतलब फार्मर्स की इनकम बढ़ाना, फिर उसके बाद बाजार तक पहुंच, जो भी उत्पाद वो वहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उगा रहे हैं, कुछ भी गेहूं चावल या सब्जियां जो भी है, तो उसको मार्केट तक पहुंचाना एफपीओ का काम होगा। रूरल जॉब्स क्रिएट करना, है ना, तो ग्रामीण रोजगार वहां पे देना कि कुछ यूथ है या फिर कोई ऐसे बेरोजगार बैठे हैं जो किसानी नहीं भी कर रहे हैं तो उनको एक सिक्योर जॉब्स प्रोवाइड करना। रूरल इकोनॉमी को बढ़ाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाना, ठीक है। एंड डबल एक्सपोर्ट्स बाय, और क्या बोल रहा है वो, 2022 तक कृषि निर्यात को 2 गुना करना। तो एक्सपोर्ट जो हम कर रहे हैं 2022 तक इनका था, 2020 में स्टार्ट की थी, तो 2022 तक का मोटिव था कि एक्सपोर्ट हम डबल कर सकें, ठीक है। तो ये था आपका एफपीओस का काम, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद करने वाली बात 2020 है, ऑब्जेक्टिव्स याद करने अपन को, ठीक है। और डबल वाली बात जो इधर पे 2022 का मेंशन किया गया है, ये याद करने वाली हमारी यहाँ पे चीज है। तो एफपीओ आप भी देख रहे होंगे अभी भी वर्किंग है, अभी भी ऐसा नहीं है कि स्टॉप हो चुके हैं, अभी भी किसानों के लिए वो काम कर रहे हैं, मार्केट तक उनका उत्पाद ला रहे हैं, बेचने में भी हेल्प कर रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे एफपीओज आज भी क्रिएटेड है हमारे इंडिया में, अलग अलग नाम से आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ISAM, integrated scheme for agriculture marketing, help states regulate and enhance agriculture marketing by improving infrastructure capacity and access to market information। ओके, राज्यों को कृषि विपणन को विनियमित और बढ़ावा देने में सहायता करना है, जिसमें ढांचा, क्षमता और बाजार जानकारी तक पहुंच शामिल है। ओके, तो मेनली अगर हम इसकी बात करें तो जो भी प्रोडक्शन आ रहा है किसानों का, तो उसको मार्केट तक कैसे पहुंचाना है, ये स्कीम मतलब ये स्कीम इसलिए लाई गई ताकि है ना एक किसान को एक प्रॉपर मार्केट मिल सके, उसको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल सके, कैपेसिटी बोल रहा है वो, और एक्सेस टू, ये मेन लाइन है, एक्सेस टू मार्केट इंफॉर्मेशन। और एक्सेस टू मार्केट इंफॉर्मेशन मतलब मंडी रेट क्या है, क्या अभी चल रहा है, नीलामी कैसी हो रही है, क्या चीजें मतलब किस कॉस्ट में या किस प्राइस में उसकी फसल बिक सकती है। और नीचे वाली लाइन में आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ई नाम का जिक्र किया गया है। तो इन 2017-18 ई नाम है ना, यहाँ पे ई नाम जो एक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट था, है ना। अगर आप मंडी का सिनारियो देखेंगे, कभी आप मंडी गए होंगे तो आपने देखा होगा कि सुबह से किसान भाई आते हैं, 4 बजे से नीलामी स्टार्ट होती है उनकी फसल की, जो भी वो गेहूं लाए, चावल लाए या जो भी उत्पाद लेकर आए, तो वहाँ पे नीलामी ट्रेडर्स होते हैं, तो नीलामी स्टार्ट होती है। और वहाँ का सिनारियो आप कभी लाइव देखने जाएं तो आप देखेंगे कि है ना एक प्राइस फिक्स हो जाता है, उसमें है ना बोलियां लगती हैं, बोली लगती रहती है। और अगर रेट अच्छा मिले उस किसान को तो वो अपनी फसल बेच देगा, नहीं मिलेगा तो वो वहीं रहेगा, दूसरे दिन फिर ट्राई करेगा, तीसरे दिन फिर ट्राई करेगा। तो ऐसा सिनारियो हो गया था। बट उसको क्या करा कि ई नाम पोर्टल ने करा कि भाई जो मंडी में आप है ना नीलामी कर रहे हो, इससे अच्छा घर बैठे एक पोर्टल में करो। तो ई नाम पोर्टल बनाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और वहां पे सेम जो मंडी में ट्रेडिंग होती है, बोली लगती है, वो यहाँ पे भी हो रही थी। बट ये नहीं कि बोलचाल के हो रही थी, वहां पे पूरे रेट्स आते जा रहे थे, और अपना किसान भाई जो है वो अपने रेट्स भी उसमें पुट कर सकते कि हमें इतना क्विंटल इतने प्राइस में ही बेचना है। तो वहां पे फिर पूरी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो ई नाम पोर्टल कभी भी आप गूगल में खोलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से लाइव स्क्रीन दिखेगी कि कहाँ पे वहाँ पे रेट फ्लक्चुएट्स होते रहते हैं, बढ़ते घटते, ठीक है। तो वहाँ पे भी पूरा मंडी वाला सिनारियो उन्होंने क्रिएट कर दिया था, ठीक है। तो 2017-18 में ई नाम को ISAM में शामिल किया गया। तो ISAM में इसको ई नाम को इंटीग्रेट किया गया था विद ISAM टू क्रिएट अ यूनिफाइड ऑनलाइन मार्केट फॉर एग्री कमोडिटीज। तो एक ऑनलाइन मार्केट क्रिएट किया गया था एग्रीकल्चर कमोडिटीज में, ठीक है। तो 2 बात यहाँ पे याद करने वाली है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम। मिस, और ये MISS वाला नहीं है, ये MIS वाला है। तो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम, PSS। MIS अप्लाइज टू पेरिशेबल क्रॉप्स, PSS अप्लाइज टू पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोपरा। ठीक है, तो कोपरा मतलब कोकोनट, नारियल। ओके, तो MIS अगर दो वर्ड से ये बना है कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम, तो प्राइस सपोर्ट स्कीम अलग है और MIS अलग है, तो दो से है ये, इसको अलग अलग करूं तो मैं क्या बोल रहा है कि पेरिशेबल क्रॉप्स। पेरिशेबल क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो जल्दी खराब हो सकती है ना, तो उसके लिए MIS हो गया। और PSS किसके लिए? तो पल्सेस, P वो पल्सेस हो गया, SS इसका नहीं है, ऑयल सीड्स एंड कोपरा नारियल का है। PSS किसके अप्लाई हो रही है? स्पेसिफिक क्रॉप पे इनने टारगेट किया है, तो वो स्पेसिफिक क्रॉप है आपकी पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा, नारियल। तो MIS जल्दी खराब होने वाली फसलों पर लागू होती है, जबकि PSS दालों, तिलहन और नारियल पर लागू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करने वाला स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। ये आ सकता है कि MIS का अलग पूछे, हालांकि देंगे साथ में, पर ऑप्शंस में कंफ्यूज आपको कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन को याद करना है कि MIS पेरिशेबल क्रॉप्स के लिए है और PSS पल्सेस, ऑयल सीड्स और कोपरा कोकोनट, नारियल के लिए। प्रिवेंट्स डिस्ट्रेस सेल्स बाय स्टेबलाइजिंग प्राइसेस ड्यूरिंग ओवर प्रोडक्शन। ठीक है, अधिक उत्पादन के समय कीमतें स्थिर करके किसानों को संकट बिक्री से बचाता है। अगर ओवर प्रोडक्शन हो गया तो ऐसा नहीं कि ज्यादा प्रोडक्शन है तो प्राइस कम मिलेगा, उसको जल्दी निकालना है, तो नहीं भाई, उसको एक स्टेबलाइज प्राइस ही मिलेगा, सही प्राइस देगा अगर वो स्कीम में है। तो अगर उसने नारियल का कर दिया, ऑयल सीड्स का कर रहा है, पल्सेस का कर रहा है, तो उसको ये नहीं है कि ओवर प्रोडक्शन हो गया तो है ना वो कम से कम प्राइस में बेच दे, नहीं, वो सही प्राइस में ही बेच पाएगा और ये स्कीम उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी प्राइसेस को। ठीक है, तो डिस्ट्रेस सेल्स बाय स्टेबलाइजिंग प्राइस ड्यूरिंग ओवर प्रोडक्शन, ये याद करना है। नेक्स्ट है रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट सिंस 2014-15 RAD follows a cluster based approach under integrated farming system। ठीक है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हमें पता है कि सिर्फ कृषि नहीं, सिर्फ क्रॉप प्रोडक्शन ही नहीं, वहाँ पे अगर पशुपालन भी हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि वहाँ पे आप फ्रूट्स भी उगा रहे हो, कोई है ना क्रॉप पल्सेस भी उगा रहे हो, फिर उसके साथ साथ आपने डेयरी भी खोल रखी है, उसके साथ साथ आप बी कीपिंग भी कर रहे हो, तो ये एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का मॉडल होता है। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच यहाँ पे ये फॉलो करता है अंडर इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पे। रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम के बारे में हम बात करें तो क्या बोल रहा है कि 2014-15 से 14-15 ईयर, याद करने वाली बात है, RAD ने एकत्रित कृषि प्रणाली के तहत क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया है। तो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच ये अपना रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में। क्या कर रहे हैं अब देखते हैं। प्रमोट्स क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अभी हम क्रॉप रोटेशन के बारे में बात करेंगे, जनरल टर्म्स में बात करेंगे कि क्रॉप कैसे रोटेट। अब आई थिंक मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको क्रॉप रोटेशन बताया था कि साल भर में जो आप मतलब एक साल में आप फिक्स कर लेते हो गेहूं ही लगाना है तो गेहूं ही लगाते रहते हैं साल भर, वो नहीं करना है आपको। गेहूं भी लगाना है, चावल भी लगाना है, फिर कोई पल्सेस भी लगानी है, फिर रोटेट करते रहना है क्रॉप को, है ना। तो एक ईयर में आप रोटेट कर रहे हैं क्रॉप्स को, तो उसको क्रॉप रोटेशन कहते हैं। मैंने बताया था इंटरक्रॉपिंग, मैंने आपको बताया था 2 रो के बीच में क्रॉप लगा रहे हैं। लाइफ स्टॉक, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग टू मैक्सिमाइज फार्म इनकम एंड रिड्यूस रिस्क फ्रॉम ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। तो वो क्या कह रहा है कि भाई आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का एक मॉडल अपनाओ, क्रॉप रोटेशन भी करो, इंटरक्रॉपिंग भी करो, साथ साथ उसके आप है ना लाइफ स्टॉक, मतलब आपके पास गाय भैंस है तो आप है ना उधर पे डेयरी फार्मिंग भी कर लो, या उसके साथ साथ बी कीपिंग भी कर लो, या उसका जो गोबर निकल रहा है तो उससे आप केचुआ खाद बना लो, वर्मी कंपोस्ट कर लो, या गोबर खाद बना लो। तो मतलब अलग अलग वो बोल रहा है कि एक मॉडल्स बनाओ, ताकि क्या हो कि कभी भी है ना कोई फ्लड आए, नेचुरल कैलामिटीज आए, अगर आपकी क्रॉप डिस्ट्रक्ट हो रही है, वो खराब हो रही है, तो क्रॉप डिस्ट्रक्ट से तो आपका लॉस हो ही गया है, पर जो दूसरे मॉडल्स आपके हैं वो आपको एक इनकम दे देगा, है ना, उससे आपका लॉस नहीं होगा, वो आपको बचा लेगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड मॉडल्स को, सिस्टम को, आप अप्रोच को आपको अपनाना है ताकि आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस ना हो पाए। ओके, सो फसल चक्र, मिश्रित खेती, पशुपालन, मत्स्य, बागवानी और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर आय बढ़ाता है और सूखा बाढ़ के जोखिम को कम करता है। तो ये है आपकी रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, तो ये क्योंकि पता ही है अगर ज्यादा पानी गिर रहा है, रेनफेड एरियाज है, तो उधर पे क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे क्या होगा कि
फसल तो खराब होनी ही होनी है, तो उससे अच्छा है कि दूसरे मॉडल्स हम अपनाएं, ताकि अगर फसल खराब भी हो रही है तो दूसरे मॉडल हमें आय दे दें साल भर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना, पारंपरिक, अच्छा हिंदी में नाम अलग है, इंग्लिश में नाम अलग है। पारंपरिक कृषि विकास योजना PKVY लॉन्च्ड इन 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। प्रमोट्स सॉइल फर्टिलिटी एंड केमिकल फ्री फार्मिंग। अच्छा, तो केमिकल फ्री फार्मिंग अगर बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी वर्ड बोल रहे हैं, पर यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं पे नहीं दिया, नेचुरल फार्मिंग सॉरी वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है वो केमिकल फ्री फार्मिंग का यूज हुआ है। तो लॉन्च कब किया गया? 2015 में। क्या प्रमोट कर रहा है? सॉइल फर्टिलिटी को प्रमोट कर रहा है और केमिकल फ्री फार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। तो 2015 में शुरू मृदा उर्वरकता बढ़ाने और रसायन मुक्त खेती को प्रोत्साहित करती है। क्लस्टर बेस्ड मॉडल, वन क्लस्टर अब क्लस्टर बेस्ड मॉडल है, मतलब क्लस्टर मतलब ग्रुप करेंगे अब, है ना। तो एक क्लस्टर में क्या आ रहा है? 20 हेक्टेयर आ रहा है, मिनिमम 20 फार्मर्स पर क्लस्टर। अब मैंने अगर आपने, वैसे तो अभी अपन ने इसकी बात नहीं की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की अगर बात करें तो अगर एक हेक्टेयर की बात करें या 1 एकड़ की बात करें, 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर में अगर एक किसान है ना वहां पे अपनी फार्मिंग कर रहा है ना, पर नेचुरल तरीके से कर रहा है, कोई भी केमिकल यूज नहीं कर रहा है, पर उसके आसपास के जो किसान है वो केमिकल वाली कर रहे हैं, तो क्या होगा कि उसके फार्म पे भी वो केमिकल ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। चाहे वो पानी के उससे आ सकता है, बहाव से आ सकता है, या एयर से आ सकता है, या कोई इंसेक्ट के थ्रू आ सकता है। तो अगर ट्रेस, इतना सा भी ट्रेस अगर मिल जाता है कोई भी केमिकल का, तो उसकी खेती को ऑर्गेनिक नहीं कहा जाता और उसको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं दिया जाता है। इसलिए क्या कहते हैं कि भाई जहां पे अगर आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए, आपको बताना है कि आपकी जो फसल है, वो आपका उत्पाद है वो ऑर्गेनिक है, तो ऐसा नहीं हो कि आपका 1 एकड़ लैंड में ही वो ऑर्गेनिक कहा जाएगा, नहीं, आपको पूरे एरिया को ऑर्गेनिक करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्लस्टर बेस्ड फार्मिंग का जो अप्रोच लाया गया, जहाँ पे एक क्लस्टर में क्या कहा गया कि हमें 20 हेक्टेयर कवर करेंगे और वहां पे 20 फार्मर्स होने चाहिए पर क्लस्टर पे। ठीक है, तो ये स्कीम बोलती है आपकी पारंपरिक कृषि विकास योजना PKVY में बोल रहा जा रहा है कि क्लस्टर बेस्ड मॉडल अपनाओ और एक क्लस्टर में 20 हेक्टेयर और 20 फार्मर्स मिनिमम पर क्लस्टर होने ही चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है ये वाली स्कीम। और याद करने वाली बात क्या है यहाँ पे? 2015 याद करने वाली बात है, 1 क्लस्टर 20 हेक्टेयर और मिनिमम 20 फार्मर्स याद करने वाली यहाँ पे बात है। तो ये स्कीम भी यहाँ पे ओवर होती है। और नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो सिंचाई योजना वाली स्कीम है, उसको अपन जो नॉर्मल नाम उसका जो है वो अलग है, तो उसका जो स्लोगन है वो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ओके ओके, सो लॉन्च्ड इन 2015-16। कब लॉन्च किया गया? 15-16 में, है ना। तो 15-16 में किया, टू प्रमोट वाटर यूज एफिशिएंसी थ्रू ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो अगर आप सिंचाई की स्कीम्स, सिंचाई के अगर आप देखेंगे कि आजकल सिंचाई सिर्फ है ना पाइप डाल के ऐसे नहीं की जाती है, आप एक पूरा सिस्टम आ चुका है, ऑटोमेटिक सिस्टम आ चुका है, जिसमें क्या होता है कि मशीन के थ्रू है ना, आपने एक स्विच ऑन किया और पूरे जो आपके खेत है उसमें सिंचाई, उसमें है ना जो इरिगेशन है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे किसको प्रमोट किया जा रहा है? ड्रिप इरिगेशन को। ड्रिप इरिगेशन में जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप है वही वाला सिस्टम आता है कि पानी आता है और ड्रॉप बाय ड्रॉप पूरे आपके एक एक जो पौध है उसमें पहुंच जाता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन, आप है ना रोड साइड कभी भी जाते होंगे, खेत में जाते होंगे, तो एक स्प्रिंकलर होता है और उसको लगा देते हैं तो वो पूरा ऐसे घूमता है और पूरे खेत में पानी जाता रहता है, तो वो स्प्रिंकलर इरिगेशन है। इसको याद रखना है अपन को, कब शुरू हुई थी और किस पे फोकस किया जा रहा है। वाटर को कंजर्व करता है, फर्टिलाइजर को रिड्यूस कर देता है, लोअर्स क्योंकि पानी के साथ फर्टिलाइजर बह जाते हैं तो उसको रिड्यूस कर रहा है। बूस्ट प्रोडक्टिविटी, पानी अच्छा मिलेगा तो प्रोडक्टिविटी भी अच्छी हो जाएगी। इंक्लूड्स माइक्रो वाटर हार्वेस्टिंग एंड सस्टेनेबल वाटर यूज, सूक्ष्म जल संचयन और स्थायी जल उपयोग को भी शामिल करता है। तो माइक्रो वाटर हार्वेस्टिंग होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो अपन बोलते हैं, वाटर को स्टोर करके रखना, और सस्टेनेबल वाटर यूज को भी ये यूज कर देता है। तो ये है पर ड्रॉप मोर क्रॉप। नेक्स्ट स्कीम देखते हैं, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। ये लास्ट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, देख लेते हैं क्या है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स। एडिबल ऑयल्स हमें पता है, सनफ्लावर ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, फिर आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया कोकोनट ऑयल हो गया, सॉरी। तो
NMEOOP है ना, तो ये पूरा देखिए कितना बड़ा नाम है, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स और ऑयल पाम यहाँ पे दिया गया है। लॉन्च्ड इन 2021, मतलब रिसेंट स्कीम है, 2021 में आया था, टू एक्सपैंड ऑयल पाम कल्टीवेशन, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑफ एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स एंड प्रमोट सेल्फ रिलायंस, है ना। तो जो हम बाहर से जो ऑयल इंपोर्ट करते थे उसको रोकना, और खुद ही है ना हम लोग ऑयल सीड्स वाली फसलें, तिलहन फसलें जो बोलते हैं, उसको उगाएं और उसमें से ऑयल एक्सट्रैक्ट करें और वो अपने इंडिया में ही अपन खुद ब खुद बेचते जाएं, तो उसको ये प्रमोट करती है स्कीम। ठीक है, तो 2021 में शुरू किया गया ताकि तेल पाम की खेती बढ़ाई जा सके, खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम हो और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिले। तो ये स्कीम ये कहती है। तो इसी के साथ साथ आज हमने सारी जो इतनी सेंट्रल स्कीम्स थी वो हमने कवर कर ली हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अब हम स्टेट, फोकसिंग ऑन एमपी की जितनी स्टेट स्कीम्स हैं उसको हम फोकस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी स्कीम्स क्लियर हुई होंगी। अपन को ईयर याद रखना है और ऑब्जेक्टिव ही उसमें याद करने वाली, ठीक याद करना है अपन को, ठीक है। और बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि एडमिशंस ओपन है, जल्दी से जल्द आप अपना एनरोलमेंट कर लीजिए क्योंकि ये अर्ली बर्ड ऑफर ही है, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करते हैं, होप आपको अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, भोपाल एकेडमी को फॉलो कीजिए दूसरे नोटिफिकेशंस के लिए ही, ठीक है। तो आज क्लास एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।